नमस्कार दोस्तों मित्रों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके बारे में। हम लोग उनका शिंजो आबे जो जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी हाल ही में हत्या हो गई है, तो उन्हीं उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उनका जीवन परिचय जो है ना, बायोग्राफी जीवन परिचय, उन्होंने कैसे इतने महत्वपूर्ण पद पर आए, कहाँ से उठे और कैसे इतने महत्वपूर्ण पद पर आसीन हुए और दुनिया के एक बहुत बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। वो जापान के ही एक बड़े नेता या प्रधानमंत्री के रूप में नहीं जाने जाते हैं, वे दुनिया के सबसे बड़े कुछ चुनिंदा नेताओं में उनकी गिनती होती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी थे और भारत के प्रति उनका काफ़ी अगाध प्रेम था। भारत की संस्कृति से, भारत के लोगों से, से उनका काफ़ी लगाव था। एक भारत ने उनकी हत्या हो गई, जिससे भारत ने अपना एक सच्चा सहयोगी और मित्र खो दिया है, तो काफ़ी गहरा सदमा लगा है पूरे भारतवासियों को उनकी हत्या से। तो काफ़ी गमगीन है और वो भारत के काफ़ी नज़दीक थे, हम लोग के दिल के काफ़ी नज़दीक थे। तो उन्हीं के बारे में जब हो गया है तो काफ़ी दुखी है, लेकिन हम लोग उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए कैसे वो आदमी इतना बड़ा दुनिया का नेता बना और किस लिए उसका हत्या हो गया। तो वही हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए जो शिंजो आबे हैं, तो शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, हत्या हो गया है। तो इनका जन्म, शिंजो आबे का जन्म 21 सितंबर 1954 को टोक्यो में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये जो शिंजो आबे जो जिनकी हत्या हो गई है, प्रधानमंत्री थे जापान के, तो शिंजो आबे का जन्म 21 सितंबर 1954 को टोक्यो, जापान का राजधानी टोक्यो है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। 1954 को 21 सितंबर 1954 को टोक्यो में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता ना सितारो 1998 से 1991 तक 19 देखिए शिंजो आबे के पिता के बारे में है। देखिए तो है ना, उनके पिता शिंजो आबे के पिता का क्या नाम था? सितारो। तो ये उनके शिंजो आबे के पिता जो थे, जिनका नाम था सितारो, 1958 से 1991 तक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य थे। यानी कि उनके पिता जो सितारो थे वह 1958 से 1991 तक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य थे और 1982 से 1986 तक विदेश मंत्री भी रहे। यानी कि उनके पिता हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य थे और 1982 से 1986 तक विदेश मंत्री थे। जापान के विदेश मंत्री थे उनके पिता। शिंजो आबे के पिता जापान के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं 1982 से 1986 तक। वही शिंजो आबे के नाना नोबुसुके किसी 1957 से 1960 तक प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अब ये जो शिंजो आबे जो कि जापान के बहुत बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री थे, तो उनके नाना अब है ना, तो ये तो शिंजो आबे के नाना का क्या नाम था? नोबुसुके किसी। तो शिंजो आबे के नाना का क्या नाम था? नोबुसुके किसी 1957 से 1960 तक प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। तो उनके नाना भी जापान के प्रधानमंत्री थे 1957 से 1960 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं शिंजो आबे के नाना। तो ये एक तरह से शिंजो आबे एक राजनीतिक फैमिली से आते थे, यानी कि उनको राजनीति विरासत में मिली थी। यानी कि उनके पिता विदेश मंत्री थे, नाना भी जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो उनके नाना का क्या नाम था? नोबुसुके किसी, जो कि 1957 से 1960 तक जापान के प्रधानमंत्री थे। और यह माना जाता है कि उनके जो नाना थे नोबुसुके किसी, वो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 1957 में भारत की यात्रा पर आए थे। तो भारत का स्वतंत्र कब हुआ? 1947 में। और 1957 में जब है ना, तो ये शिंजो आबे के नाना नोबुसुके किसी जब जापान के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने भारत के दौरे पर आए थे। यानी कि भारत के दौरे पर आए थे। और यह माना जाता है कि स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाला जापान का पहला प्रधानमंत्री उनके नाना थे। यानी कि शिंजो आबे के नाना जो कि प्रधानमंत्री थे 1957 में, 1957 में, वह भारत के दौरे पर आए थे। और माना जाता है कि भारत के दौरे पर आने वाले
स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले वो जापान के पहले प्रधानमंत्री थे। अच्छा, आबे, शिंजो आबे 2006 से 2007 तक। देखिए, सबसे पहले शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री कब बने? 2006 में। 2006 में शिंजो आबे 2006 में शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले 2006 से 7 तक उनका कार्यकाल रहा, और फिर 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। तो सबसे पहले 2006 से 2007 तक वो सबसे पहले उनका कब प्रधानमंत्री बने जापान के? 2006 में प्रधानमंत्री बने, और उनका कार्यकाल रहा 2006 से 2007 तक। फिर उसके बाद फिर 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। तो पहले बार 2006 में बने, फिर दूसरी बार 2012 में बने, और उसके बाद उनका कार्यकाल लगातार 8 साल तक रहा, 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। तो ये 2012 से 2020 तक वह जापान के प्रधानमंत्री थे। और यही नहीं, प्रधानमंत्री तो थे ही, इस दौरान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जापान में जो उस समय सत्तारूढ़ पार्टी था उसका नाम था लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। यानी कि जिस तरह भारत में होता था ना कि राजीव गांधी अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी का, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब क्या था? कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, और उसके बाद प्रधानमंत्री था। तो उसी तरह शिंजो आबे वहाँ के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष भी थे, और 2012 से 2020 तक वहाँ के प्रधानमंत्री थे। और राजनीति तो इनको विरासत में ही मिला था। इनके नाना भी प्रधानमंत्री थे, पिता विदेश मंत्री थे। इनके नाना जब प्रधानमंत्री थे तो स्वतंत्र भारत के दौरे पर आने वाले जापान के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये सब तो बोल ही दिए हैं। इस दौरान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। वह जापान के इतिहास के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। अब ये जापान का जो इतिहास में जापान के इतिहास में सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड शिंजो आबे का है। तो देखिए, विश्व के नेता तो थे ही, लेकिन इनका रिकॉर्ड है, देखिए कि आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए जापान में, उनमें सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड किसका है? शिंजो आबे। तो शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे अवधि तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड शिंजो आबे के नाम था। अच्छा, शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे, शिंजो आबे है, उनकी पत्नी है, एक रेडियो जॉकी थी। रेडियो जॉकी से शादी किया, और उनका क्या नाम था? शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे। तो अकी आबे, उनकी पत्नी का नाम था अकी आबे, और वह एक रेडियो जॉकी रह चुकी है। यानी कि रेडियो जॉकी से उन्होंने शादी किया था। उनकी पत्नी का नाम अकी आबे है। अब देखिए, ये सब बात तो हो गया, चर्चा हो गया, लेकिन देखिए उनका है ना सो सबसे बड़ा ये था, शिंजो आबे का एक है ना सो भारत के प्रति काफी लगाव था। लगाव इतना कि आप कह नहीं सकते हैं। अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत में देखिए जितना भी मेट्रो परियोजना हुआ है, मेट्रो या बुलेट ट्रेन परियोजना, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका था? जापान का। तो ये जो है ना, उस समय जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो आबे। तो उनका भारत देश के प्रति काफी लगाव था। अब भारत में जितना भी बुलेट ट्रेन परियोजना हुआ या मेट्रो ट्रेन, जहाँ भी जैसे कलकत्ता में सबसे पहले मेट्रो कहाँ आया? कलकत्ता में। तो ये उसमें भी जापान का काफी हाथ था। तो उसमें उस परियोजना ये सब में भी शिंजो आबे ने खुलकर भारत की मदद की थी। उनको भारत में मेट्रो के विकास के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया था, और तकनीकी सहयोग, क्योंकि भारत में तो अभी उतना विकसित नहीं है, तकनीकी सबका नहीं, उतना विकसित तकनीक नहीं है। तो भारत में, जापान में तो मेट्रो और बुलेट ट्रेन ये सब काफ़ी पहले से चल रहा है। भारत में तो नया था। तो भारत को पूरा तकनीक का हस्तांतरण किया, यानी तकनीकी सहयोग दिया, मेट्रो परियोजना के विकास में काफ़ी मदद की। उसके बाद है ना सो बुलेट ट्रेन परियोजना में भी काफ़ी मदद किया। तो भारत में जितने भी कलकत्ता में मेट्रो हुआ, या दिल्ली में, बम्बई में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, यानी जितना बड़े बड़े शहर है, या अहमदाबाद, बम्बई, बुलेट ट्रेन परियोजना, इस सब में आर्थिक सहयोग काफ़ी आर्थिक सहयोग तो दिया ही, तकनीकी मदद भी काफ़ी दी। तो भारत के लिए ये कितना बहुत ही बड़ी बात थी कि है ना सो कोई देश खुलकर भारत को अपना तकनीकी और आर्थिक सहयोग ये सब दे रहा है। तो देखिए, तो ये है कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए आबे ने जापान इंटरनेशनल, देखिए अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए आबे ने जापान
इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के माध्यम से मात्र 1% ब्याज दर मात्र 1.1% ब्याज दर पर 79,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया। देखिए कितना है, मात्र 1% ब्याज दर पर। कितना महत्वपूर्ण बात है कि 1% ब्याज दर पर 79,000 क्या है 79,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया। यानी कि बुलेट ट्रेन परियोजना, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना पर के लिए मात्र 1% ब्याज दर पर 79,000 करोड़ रुपया का ऋण उपलब्ध कराया। मेट्रो और बुलेट ट्रेन के लिए आर्थिक सहयोग दिया और तकनीकी सहयोग दिया। देखिए तकनीकी सहयोग देना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसमें शिंजो आबे का काफी मदद रहा। क्या कि भारत के पास उतना विकसित तकनीक नहीं था, जापान तो पूरा विकसित देश है, तो उसके पास तकनीकी का कोई कमी नहीं था, तो इसमें उन्होंने पूरा तकनीकी सहयोग दिया, आर्थिक सहयोग भी दिया, काफ़ी कम ब्याज दर पर ऋण भी दिया। तो ये काफ़ी हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि शिंजो आबे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उनका इसमें काफ़ी बड़ा योगदान है। उसके बाद फिर देखिए तो भारत जब है ना ये जो है ना ASEAN परमाणु सहयोग समझौता हुआ था, सिविल न्यूक्लियर डील, तो आप लोग जानते हैं ना ये सिविल न्यूक्लियर डील, तो उसमें है ना उसमें जब ये समझौता हुआ था सिविल न्यूक्लियर डील, तो उसमें शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री थे उन्होंने भारत का काफ़ी समर्थन किया था। तो ये ASEAN परमाणु सहयोग समझौता जब हुआ था सिविल न्यूक्लियर डील, उसमें क्या सिविल न्यूक्लियर डील में बिजली उत्पादन जो होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली उत्पादन ये सब होता है, उसमें यूरेनियम ये सब का जरूरत पड़ता है, तो भारत को यूरेनियम उपलब्ध हुआ था उससे। तो उसमें जो शिंजो आबे थे जो कि है ना जापान के उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने खुलकर भारत का समर्थन किया था। तो ये जो सिविल न्यूक्लियर डील में भी उन्होंने काफ़ी समर्थन किया, मेट्रो बुलेट ट्रेन परियोजना में भी काफ़ी मदद भारत का सहयोग किया था। उसके बाद फिर जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में जापान की यात्रा पर गए थे, भारत के प्रधानमंत्री उस समय तो है ना, ये जब 2014 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी, वह जापान की यात्रा पर गए। तो फिर जापान की यात्रा पर जब गए तो उस समय शिंजो आबे वहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने काफ़ी गर्मजोशी से श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं भारत के, उनसे शिंजो आबे का काफ़ी दोस्ताना और काफ़ी घरेलू टाइप का संबंध था, दोस्ती यारी का इस तरह से संबंध था। और वहाँ पर एक समझौता हुआ जिसमें कि है ना ये जो जापान का एक क्योटो शहर, तो क्योटो शहर जो है काफ़ी विकसित शहर है और वो काफ़ी ऐतिहासिक शहर है। तो ये माना जाता है कि जापान का जो क्योटो शहर है जो कि काफ़ी विकसित और है ना ऐतिहासिक शहर है, तो उसी के तरह ये काशी को भी विकसित करने पर समझौता हुआ था। तो उसमें भी शिंजो आबे ने काफ़ी सहयोग, अपना पूरा समर्थन दिया था, सहयोग दिया था कि है ना ये जो काशी है उसको भी जापान के क्योटो शहर की तरह विकसित किया जाए। काशी में जो भी ऐतिहासिक धरोहर है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की धार्मिकता है, उस सबको किस तरह से बचा के रखना चाहिए और इसको किस तरह पूरे दुनिया में पूरी दुनिया के क्षितिज पर काशी को उभारा जा सके। तो इस पर समझौता हुआ था। पूरे काशी को बनारस को ना स्मार्ट सिटी बनाने का परियोजना जब हुआ था, तो वहाँ समझौता हुआ था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब है ना वहाँ जापान गए थे, तो समझौता हुआ था कि काशी को बनारस को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लाने के लिए। तो उसमें समझौता जब हुआ था तो ये शिंजो आबे ने अपना पूरा समर्थन किया था कि काशी को स्मार्ट सिटी की तरह विकसित करेंगे, वहाँ के एक ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति, ये सबको काफ़ी है ना उन्नत बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। तो ये भी सहयोग दिया था। और उसके बाद देखिए सबसे पहला बात है कि ये जो शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या हो गई है, काफ़ी दुखी का बात है। लेकिन ये जब जापान के सबसे लंबे समय तक ये प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है और ये भारत की अभी तक 4 बार यात्रा पर आ चुके थे। अब जब तक जितना दिन इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल था उसमें लगभग 4 बार भारत की यात्रा पर आए थे। अभी तक कोई भी जापान का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि 4 बार भारत की यात्रा पर आया हो। तो ये शिंजो आबे ही ऐसा है प्रधानमंत्री है जापान के जिन्होंने 4 बार भारत की यात्रा की थी। पहले बार 2006 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय भारत की यात्रा की,
फिर जनवरी 2014 में भारत की यात्रा पर आए थे। जापान के प्रधानमंत्री उस समय थे शिंजो आबे। जनवरी 2014 में उन्होंने भारत की यात्रा की थी। तो जब भारत की यात्रा पर आए थे तो उनको एज ए चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि के रूप में उनको आमंत्रित किया गया था गणतंत्र दिवस की। यहाँ हम लोग यहाँ 26 जनवरी जो होता है गणतंत्र दिवस, तो ये गणतंत्र दिवस होता है तो उसमें मुख्य अतिथि होता है कोई ना कोई। हर साल जो 26 जनवरी जब होता है गणतंत्र दिवस भारत में, तो उसमें ना कोई चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि जो कि किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राष्ट्र अध्यक्ष होता है जिसको आमंत्रित किया जाता है। तो जब जनवरी 2014 में जब भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था तो उसमें एज ए मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट शिंजो आबे को, जो कि उस समय जापान के प्रधानमंत्री थे, उनको आमंत्रित किया गया था। फिर उसके बाद फिर है ना शिंजो आबे 2006 में तो आए थे, फिर जनवरी 2014 में एज ए चीफ गेस्ट आए थे गणतंत्र दिवस के पैरेड में। फिर उसके बाद है ना दिसंबर 2015 में भी आए, तो दिसंबर 2015 में भी भारत की यात्रा पर आए। फिर है ना सितंबर 2017 में भी भारत की यात्रा पर दौरे पर आए थे। तो इस तरह लगभग 4 बार ये भारत की दौरे पर आए। अभी तक कोई भी जापान का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जो इतने बार भारत के दौरे पर आया हो। तो कितना उनको लगाव था। सिविल न्यूक्लियर डील में भी काफ़ी सहयोग किया, मेट्रो रेल परियोजना हुआ, बुलेट ट्रेन परियोजना हुआ, इस सब में काफ़ी सहयोग दिया। काशी को किस तरह विकसित बनाना है, उसकी संस्कृति को किस तरह अक्षुण्ण रखना है, उसमें सारा तकनीकी आर्थिक सहयोग करेगा। बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने में भी काफ़ी सहयोग करने का पूरा आश्वासन दिया था। तो उनको है ना भारत से काफ़ी लगाव था, भारत की संस्कृति से। अब बार बार भारत आना चाहते थे। हमारे प्रधानमंत्री से एकदम पूरा दोस्ताना खुलकर दोस्ती यारी का संबंध था। काफ़ी भारत के लोग से उनका इतना प्रेम था। और सबसे बड़ा बात है कि भारत का एक दुश्मन है, वह चीन है, पड़ोसी देश भारत का दुश्मन है। और ये दुश्मन चीन जापान का भी दुश्मन है। तो देखिए चीन एक ऐसा दुश्मन है, चीन एक ऐसा दोस्त है, चाइना एक ऐसा देश है जो कि भारत का कट्टर दुश्मन है। और यही नहीं, ये जो चीन है सो जापान का भी, जापान से भी इसका रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा। तो ये है ना जापान से भी चीन का दुश्मनी का रिश्ता रहता है। और फिर है ना ये भारत से भी इसका दुश्मनी का रिश्ता रहता है। तो ये चीन का विरोधी देश है जापान और चीन का विरोधी देश भारत। तो है ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। कहावत है ना, दुश्मन अगर कोई दुश्मन है आपका, तो दुश्मन का अगर कोई दुश्मन है तो वो दोस्त होता है। दुश्मन, कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ। तो ये दुश्मन है चीन हम लोग का, भारत का। और तो ये जापान भी चीन का दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। तो ये है ना ये जो शिंजो आबे थे जो जापान के प्रधानमंत्री थे, ये कट्टर विरोधी थे चीन के कट्टर विरोधी। इनको ऐसा नेता माना जाता था कि ये खुलकर चीन का हरदम विरोध करते थे, क्या कि जापान चीन से काफ़ी परेशान हो गया था। साउथ चाइना सी में, दक्षिण चीन सागर में चीन का दखल काफ़ी बढ़ रहा था। काफ़ी है ना ये है ना ताइवान को चीन कभी धमकी देता था कि ताइवान को हथिया लेंगे, जापान पर आक्रमण कर देंगे। जापान के जो समुद्री इलाका है, जापान का जो समुद्री इलाका क्षेत्र है, तो वहाँ उस पर कब्जा कर लेंगे। कितना आइलैंड पर है ना, समुद्री आइलैंड पर कब्जा कर लिया। बार बार चीन जो है ऐसा देश है जो बार बार जापान को धमकी देता था। अब भारत को भी बार बार धमकी देता है। अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जताता है, लद्दाख पर हक जताता है, कभी सिक्किम पर। तो देखिए ऐसा है। तो ये जो शिंजो आबे है जो कट्टर दुश्मन थे चीन के, ऐसा नेता के पूरी दुनिया में जाना जाता था कि चीन का एकदम कट्टर दुश्मन कोई नेता है तो ये शिंजो आबे। तो शिंजो आबे ने एक ना कदम उठाया था चीन को नकेल कसने का। पूरे दुनिया में देखिए कितना एक महत्वपूर्ण नेता थे कि चीन को नकेल कसने के लिए एक है ना महत्वपूर्ण फैसला किया था, परियोजना का निर्माण किया था, जिसमें कि है ना क्वाड का प्रमोशन किया था। क्वाड तो आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल सबसे, चतुर्भुज सबसे ये आया है क्वाड। तो क्वाड देश एक है ना क्वाड समूह का गठन किया था, तो जिसमें जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का सबसे बड़ा योगदान था क्वाड का फॉर्मेशन। तो इसमें कौन कौन देश था, तो इसमें समूह था भारत, उसमें भारत शामिल था, फिर जापान शामिल था, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो देखिए क्वाड का एक जो समूह का जो गठन हुआ था उसमें भारत एक देश शामिल था,
जो कि चीन का कट्टर विरोधी है। जापान खुद शामिल हुआ था, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया। ऑस्ट्रेलिया भी चीन का कट्टर विरोधी, और अमेरिका तो है करे चीन का कट्टर विरोधी। तो ये क्वाड का जो फॉर्मेशन किया, समूह में 4 देश थे शामिल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत। तो ये समूह मिलके का फॉर्मेशन हुआ, जो कि चीन का जो बढ़ता दखल है पैसिफिक ओशियन में, दक्षिण चीन सागर में, पैसिफिक ओशियन में जो है ना, सो जिसमें चीन है ना काफ़ी है ना दखल अंदाजी करता है, तो उसका किस तरह विरोध किया जाए। चीन का बढ़ता प्रभाव जो है ना समुद्री इलाका में, बंदरगाह इस सब में, जो आइलैंड इस सब पर कब्जा कर लिया है, तो किस तरह चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जाए, उसका फॉर्मेशन, उसके लिए एक परियोजना डेवलप किया था। तो उसमें क्वाड का फॉर्मेशन किया, जिसमें कि पूरा है ना भारत हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका, जापान सब मिलके चीन का विरोध करेगा। उसमें है ना सो ये था सैनिक अभ्यास, ये सब भी किया था, नौसेना, ये सब भारत का नौसेना मिल जाएगा, अमेरिका का नौसेना, ऑस्ट्रेलिया का नौसेना और जापान का नौसेना, ये सब मिलके इसमें पनडुब्बी ये सब रहेगा, उसमें नेवल एक्सरसाइज ये सब शामिल था। जो कि चीन का जो बढ़ता दखल है दक्षिण चीन सागर में, वहाँ पर फिशिंग ये सब होता है, वहाँ पर सागर जो पैसिफिक ओशियन है उसमें क्रूड ऑयल ये सब जो अभी निकल रहा है, गैस ये सब, तो उस पर चीन जो अपना एकाधिकार बता रहा है, चाहता है कि नहीं, इसमें जो भी है ना खनिज होगा, समुद्र के नीचे तेल होगा, गैस होगा, इस सब पर मेरा, तो इसका विरोध करने के लिए क्वाड का फॉर्मेशन किया था। तो इसमें सबसे बड़ा कौन नेता थे? शिंजो आबे ने ही सबसे बड़ा योगदान दिया था क्वाड के फॉर्मेशन में, जिससे चीन काफी खफा था, और चीन है ना तो काफी दुखी था, भयभीत था। तो किससे? शिंजो आबे से। तो ये देखिए कट्टर दुश्मन थे, चीन के कट्टर दुश्मन थे, तो इतने बड़ा थे। और यही नहीं, ये भारत ने भी इनको काफी सम्मान दिया, एज ए चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के तौर पर है ना सो ये गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित तो किया ही। और भारत अभी पिछले कुछ साल पहले ही है ना भारत ने अपने अपने पद्म विभूषण, भारत में सम्मान दिया जाता है पद्म विभूषण, तो ये अपने है ना सो ये जो नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान तो होता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण होता है। तो ये भारत ने पद्म विभूषण से शिंजो आबे को सम्मानित किया था। तो देखिए कितना बड़ा है, भारत ने भी उनका पूरा सम्मान किया और उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो ये भी भारत ने काफी उनको सम्मान दिया। तो इस तरह से इतने बड़े नेता का काफी सम्मान भारत ने किया और पद्म विभूषण दिया। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में ने भी खुल के उनका इज्जत किया, सम्मान दिया, और उन्होंने भी भारत का खुल के इज्जत किया, सम्मान किया, प्रेम दिखाया। तो काफी है ना सो भारत के लिए उनकी हत्या हो गया, ये काफी क्षति है भारत के लिए। और आप जानते हैं कि ये जापान एक ऐसा देश है, उनको ना बंदूक से मारा गया है, हाथ से, घड़ी में है ना जो मारा है, वो जो उनका हत्या किया है वो घड़ी में अपना है ना हाथ से बंदूक बना के उन पर है ना गोली से पीछे से फायर किया। तो देखिए जापान में है ना सो बंदूक का लाइसेंस मिलना एकदम असंभव है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है बंदूक, वहाँ बंदूक लाइसेंसी बंदूक मिलना बहुत ही असंभव है। काफ़ी उसके लिए उनको किसी को अगर बंदूक का लाइसेंस लेना है तो उसके लिए काफ़ी उसको कठिन प्रक्रिया होती है, उससे काफ़ी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसको काफ़ी है ना सो ये नियम कानून के तौर पर गुजरना पड़ता है। किसी को वहाँ पर लाइसेंस बंदूक का मिलता है तो उसके लिए पूरा डॉक्टरी चेकअप किया जाता है, उसके परिवार का पृष्ठभूमि कैसा है ये सब है, उसका मेंटल स्टेज कैसा है, फिर उसके बाद ना उसको परीक्षा देना पड़ता है। देखिए जापान में किसी को बंदूक का लाइसेंस लेना है तो उसके लिए पूरा परीक्षा देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि वो है ना इसका किस लिए क्या करेगा, ये जो लाइसेंस मिलेगा तो उसका किस तरह कैसे इस्तेमाल करेगा, वो मेंटली कैसा है, उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, ये सब काफ़ी उसको आसान नहीं है। फिर भी है ना सो वहाँ पर है ना हत्या ये सब बहुत रेयर होता है जापान में, बहुत ही कभी कभी बहुत ही रेयर है वहाँ पर किसी का मर्डर होना, जनरली वहाँ पर कोई मर्डर ये सब नहीं होता। फिर भी वहाँ का एक है ना सो मानसिक विक्षिप्त आदमी ने, जो कि है ना कहा जाता है कि पूर्व सैनिक था, तो उधर घड़ी में बंदूक बनाया, हाथ से बंदूक बना लिया और उसको पत्रकार बन के पीछे से है ना कायराना काम किया और घर में बनाए बंदूक से हत्या किया। तो ये काफ़ी निंदनीय है, जो ऐसा देश जहाँ पर हथियार किसी को मिल ही नहीं सकता, नामुमकिन है, बहुत मुश्किल से मिलता है, उसके काफ़ी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जल्दी किसी को बंदूक नहीं मिलता है। सो घड़ी में बंदूक बनाया, पूर्व सैनिक था और मानसिक स्थिति उसका किस ढंग का था नहीं जानते हैं, जिसने अपने देश के इतने बड़े नेता की हत्या कर दी।
तो धन्यवाद, हम जो भी हुआ इस पर चर्चा किए, धन्यवाद। अब इसके लिए